हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने चैनल हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। तैयार हैं आप दूसरे मैराथन के लिए, यानी कि 24 मैराथन आपकी तैयार है। 23 आप कर चुके हैं और जितनी भी मैराथन आपकी बन चुकी हैं, यानी कि मैराथन प्रैक्टिस सेट जितने भी आपके हो चुके हैं, 23 आपके हो चुके हैं, उनकी तैयारी करते रहिए। ये नहीं कि हमने जैसे आज नया दिया आपको तो सिर्फ आप उसी को देखें। जितने भी सेट आपके 23 हो चुके हैं उनको डेली आप देखिए, तभी आप जो है अच्छा टाइम कर पाएंगे। एक के भरोसे ना रहें, एक से लेकर जो है 23 तक रोज़ देखते रहिए। इससे क्या है, आपकी तैयारी अच्छी चलती रहेगी और आप फ्लो में रहेंगे और आप अपडेट भी रहेंगे साथ में। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वही आपसे अनुरोध, जो आज ही चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर दें, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन उनको टाइम से मिलते रहें। और उनके लिए जो आज ही जुड़े हैं, एक जानकारी और है कि हमारी चैनल पर, यानी कि जो आपका ही चैनल है हिंदी मिरर, इस पर आपको जो है प्लेलिस्ट मिलेंगी दो, इसकी यूपीएससी की, असिस्टेंट प्रोफेसर की। दोनों ही प्लेलिस्ट जरूर देखिए। एक में आपका जो है कंसेप्ट को क्लियर किया गया है, दूसरी में आपके जो है हम प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। तो दोनों ही को देखिए, क्योंकि आपके लिए कंसेप्ट भी क्लियर करना ज़रूरी है और साथ में आपकी प्रैक्टिस भी ज़रूरी है, जो कि एमसीक्यू बेस हमने बनाई है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, लाइक एंड शेयर तो करते रहिए अगर पसंद आ रही है। और दोस्तों आज के वीडियो में ज़रूर बने रहिए। जैसे कि आपने 22 और 23 सेट किया था, दोनों ही सेट में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न में लेकर आई थी। और आज उससे भी ज़्यादा आपका जो 24 सेट है, इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके प्रश्न लिए गए हैं, जिसमें आपकी अर्थव्यवस्था भी है, हिस्ट्री भी है, आपका पॉलिटिकल भी है और साथ में करंट के भी एक दो क्वेश्चंस इसमें हैं। ठीक है, ज़रूर बने रहिए और पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर करते रहिए। चलिए देखिए, गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए कहने हेतु, नमक कानून तोड़ने के लिए, विदेशी सामानों के बहिष्कार हेतु, या हिंदू मुस्लिम एकता के लिए। तो ये वाला प्रश्न बहुत आसान है वैसे, लेकिन जिनको आता है वो उसको आराम से कर सकेंगे। तो देख लीजिए आप कौन सा इसका आंसर लगा रहे हैं। ठीक है, लगाइए जल्दी से। अगर आप इसका आंसर लगा रहे हैं बी, नमक तोड़ कानून के लिए, तो क्या है, दांडी मार्च उन्होंने किया था कि नमक कानून को उन्होंने तोड़ने के लिए दांडी मार्च को किया था। चलिए अब इसको विस्तार से समझते हैं क्या था ये मैटर। कांग्रेस की कार्यकारिणी द्वारा वर्ष 1929 में आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण हिंदी मिरर पर आपके लिए क्या चीज़ आ रही है कि आपको बहुत ही विस्तार से ये चीज़ें समझाई जा रही हैं। एमसीक्यू में तो सिर्फ एक छोटा सा आंसर आपको पता चल जाता है, क्वेश्चन पता चल जाता है, लेकिन ये जो डिटेल आपको मिलती है ये शायद ही बहुत ही अलग तरह से आपको प्राप्त होती है। और यहाँ से आपके एक प्रश्न के साथ आपके कई प्रश्न हल हो जाते हैं, है ना। तो शायद इसलिए आपको पसंद आ रही है और लाइक एंड शेयर भी करते रह रहे हैं आप लोग, तो करते रहिए। चलिए शुरू करते हैं इसकी विस्तार से बताना। कांग्रेस की कार्यकारिणी द्वारा वर्ष 1929 में लाहौर में हुई बैठक में गांधी जी को अधिकार दिया गया कि वह आंदोलन छेड़ें। इसी के तहत गांधी जी ने अपनी 11वीं सूत्री मांग लॉर्ड इरविन के समक्ष रखी। मांग अस्वीकार होने पर गांधी जी ने 22 मार्च को अपने 78 सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम में 240 मील दूर दांडी तक मार्च किया। दांडी पहुंचकर उन्होंने एक केतली में गर्म पानी करके प्रतीक स्वरूप नमक कानून को तोड़ा। दांडी नौसारी गुजरात में समुद्र के किनारे स्थित एक स्थान है। नौसारी का एक बार प्रश्न भी आया था, भी 20 या 23 के आपके उसमें, वहाँ पर कोई नाभिकीय परियोजना चलाई जा रही है, देखना आप। यात्रा में कुल 24 दिन लगे थे। 6 अप्रैल 1930 को सांकेतिक रूप से कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया गया। देखिए कितनी महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त चली है। और दूसरी बात ये कि दोस्तों कि आपको पता था कि दांडी मार्च हुआ और कब हुआ, लेकिन शायद इतनी जो ये जानकारी थी, ये जानकारी आपको नहीं पता थी जितनी आपको यहाँ मिल चुकी है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना किसने की? साहिल लुधियानवी ने, सर सैयद अहमद खान ने, सर मोहम्मद इकबाल ने, या बहादुर शाह जफर ने? तो सभी ने इसका टिक लगा लिया होगा। कौन सा आप टिक लगा रहे हैं? सर मोहम्मद इकबाल ने की है। तो अगर आप ये लगा रहे हैं तो बिल्कुल आप सही जा रहे हैं, सर मोहम्मद इकबाल ने की है। चलिए विस्तार से इसको समझते हैं।
विस्तार से इसमें नहीं लिया गया है। चलिए हम बता देते हैं आपका क्या है इसका विस्तार। इसका विस्तार है, प्रसिद्ध गीत जो है आपका ये सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आपको ये पता तो चल ही गया है कि सर मोहम्मद इकबाल ने इसकी रचना की है। राष्ट्रपति कवि इकबाल की प्रमुख रचनाएं, ये राष्ट्रपति थे इकबाल, तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं थी, बंग नोट कर सकते हैं आप, बंग ए दरा, एवं एक और है नया शिवाला। ठीक है, नया शिवाला आदि हैं। ये 2 रचनाएं हैं उनकी, 2 रचनाओं के मैंने आपको बताए हैं। और बाकी ये तो है ही उनका सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और ये बहुत ही प्रसिद्ध जो है गीत भी रहा है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया वैशाली में, बोधगया में, राजगृह में, सारनाथ में। बहुत इजी प्रश्न है और मुझे लगता है इसको सभी को इसका आंसर जो है पता होगा। जल्दी से लगा लीजिए आंसर क्या लगा रहे हैं। अगर आप तीसरे का उत्तर क्या लगा रहे हैं, डी सारनाथ, तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए देखते हैं इसको विस्तार से। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी वन, आधुनिक में रूबिन देह नामक स्थान है ये, में हुआ था। ये शाक्य कुल के राजा के पुत्र थे। 29 वर्ष की आयु में घर छोड़कर सन्यासी बनने चले गए थे। 6 वर्ष कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में बैसाख पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ के नीचे बोधगया में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। तत्पश्चात वहाँ से सारनाथ गए और वहाँ पहला उपदेश दिया, जिसी से धम्मचक्र प्रवर्तन की संज्ञा दी जाती है। जब उन्होंने पहला जो उपदेश दिया था उसको क्या कि मतलब कौन सी संज्ञा देते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन की संज्ञा दी जाती है। तो बहुत ही उम्दा जानकारी आपको मिली। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न, कालिदास की किस रचना में भगवान कार्तिकेय का जन्म का वर्णन है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और कहीं ना कहीं इसका जो आंसर है आपको यहीं पर छुपा हुआ मिलेगा। देख लीजिए, किरात अर्जुनीय, शिशुपाल वध, कुमार संभव या नैषधचरित। बता दीजिए कौन सा आप आंसर लगा रहे हैं। अगर आपने आंसर नहीं आता है, कुछ तो आपने सोचा होगा। अगर आपने सोचा है कुमार संभव तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए टिक देख लेते हैं इसके, जो टिक करने के बाद इसकी जो हम डिटेल है वो चेक करते हैं। कालिदास की रचना कुमार संभव में भगवान कार्तिकेय का जन्म का वर्णन है। कुमार संभव में 17 सर्ग हैं, जिसमें कार्तिकेय के जन्म के अतिरिक्त पर प्रकृति चित्रण भी किया गया है। किरात अर्जुनीय भारवी की रचना है, जिसमें भगवान शंकर किरात जंगल धनुर्धर के रूप में अर्जुन पांडव की परीक्षा लेने का वर्णन किया गया तथा श्री हर्ष में नैषध चरित्र को लिखा है। अब जैसे कि मैं आपको हर बार बताती हूँ कि आपको 1 के साथ 4 फ्री मिलते हैं, 3 फ्री मिलते हैं, तो यहाँ पर देखिए आपको शिशुपाल के बारे में पता चल गया, किरात अर्जुन के बारे में भी, और नैषध चरित्र के बारे में। कुमार संभव तो आपको बताना था ही। चलिए आगे चलते हैं। कथन है, कारण है, देखते हैं। पहले कथन क्या है? केंद्रीय विधानसभा के लिए 1946 के निर्वाचन में कांग्रेस ने सभी नॉन मुस्लिम सीटें जीती। ब्रिटिशर्स का उद्देश्य सांप्रदायिक विभाजन था और इसलिए उन्होंने मुसलमानों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया। तो बहुत ही अच्छा कथन भी है और कारण भी है, लेकिन आपको इसके कूट में हमें जाना पड़ेगा। ए आर दोनों सही है तथा आर सही स्पष्टीकरण है ए का। ए आर दोनों सही है परंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। देख लीजिए आप कौन सा इसमें से यहाँ कथन है। कथन को अच्छे से पढ़ लीजिए, पहले कारण को भी पढ़ लीजिए, फिर यहाँ पर कूट है, इनको मैच करिए। आप कौन सा आंसर इसका सोच सकते हैं। तो अगर आप सोच सकते हैं इसका आंसर डी, तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। ए गलत परंतु आर सही है, तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, है ना। चलिए हम विस्तार से समझते हैं, इसकी डिटेल देखते हैं क्या है। केंद्रीय विधानसभा के लिए 1946 के निर्वाचन में कांग्रेस ने सभी नॉन मुस्लिम सीटें जीती थी। सत्य है यह कथन असत्य है, क्योंकि अन्य दोनों ने भी अधिक संख्या में विजय प्राप्त की थी। केवल कांग्रेस ने ही ऐसा नहीं किया था, और भी दल थे जिन्होंने यहाँ विजय प्राप्त की थी, यह सत्य है। ब्रिटिशर्स का उद्देश्य सांप्रदायिक विभाजन था, इसलिए उन्होंने मुसलमानों के लिए सीटों का आरक्षण का प्रावधान किया, जिसके मूल उद्देश्य में था बांटो और राज्य करो। बहुत ही अच्छी इन्होंने पॉलिसी चलाई थी और ये उनकी कामयाब भी रही। अंग्रेज़ों की चाल के बाद में बहुत सफल नहीं रही। उन्होंने ये चाल तो चली, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक इसको नहीं चला पाए, है ना।
कुछ भी आप गलत करते हैं थोड़े दिन चलता है लेकिन वो रुक जाता है कुछ दिन के बाद। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत अच्छा प्रश्न है और जो सामान्य से कर रहे हैं उनके लिए भी है। चलिए चेक करते हैं डिटेल क्या हो सकती है। हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो, कौन सा इसका आंसर पहले जाएगा? आंसर जाएगा इसमें डी, मोहनजोदड़ो। चलिए विस्तार से समझते हैं क्या है। सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में मोहनजोदड़ो से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। मोहनजोदड़ो में सामान्यतः प्रत्येक मकान में कुआं होता था। हड़प्पा में 6 कुएं पाए गए जबकि चन्होदड़ो में मात्र 2 कुएं ही थे। सैंधव नगरों की स्थापत्य में पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है। इन ईंटों की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई का अनुपात क्रमशः कितना था? 4:2:1 के अनुपात में मिला है। हड़प्पा के 6 विकसित नगरों में मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? 1921 से लेकर 22 ईस्वी में राखल दास बनर्जी द्वारा की गई थी। बहुत ही उम्दा जानकारी। हिस्ट्री के जो बच्चे हैं खुश हो जाइए, उनके लिए काफ़ी अच्छी जानकारी है और सामान्य अध्ययन के लिए भी ये प्रश्न बन सकता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में कौन सा युगम सम्मिलित है बताना है। पालिताना प्राचीन श्वेतांबर गुजरात, जैन मंदिर कोणार्क उड़ीसा। पालिताना कहाँ है? गुजरात में कोणार्क है। उड़ीसा में सुप्रसिद्ध गोमतेश्वर की मूर्ति। फिर आगे चलते हैं। अंकलेश्वर सुप्रसिद्ध सूर्य मंदिर, बेलागाला कर्नाटक, प्राचीन बौद्ध गुफाएं। तो देख लीजिए क्या आप इसमें आंसर लगा सकते हैं? जल्दी से सोच लीजिए क्या आप इसमें आंसर लगाएंगे। तो अगर आप इसमें आंसर जो है क्या लगा रहे हैं, जल्दी से सोच लीजिए कौन सा आंसर। पहले इसको थोड़ा सा ऐसे शॉर्ट कर लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा जूम हो चुका है ये। तो देख लीजिए यहाँ पर पूरा आपको शो हो रहा है, इसको चेक करिए आपका क्या जा रहा है इसमें आंसर। पहले इसमें हम कूट तो है नहीं, चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या जा रहा है। इसका आंसर जाएगा ए। क्या पूछ रहा है यहाँ पर? कौन सा युगम सुमेलित है? तो इसमें सिर्फ ए ही सुमेलित है, पालिताना प्राचीन श्वेतांबर जैन मंदिर। ठीक है, ये तो सही चला गया। अब हमें पता है कि ये सब हमारे गलत हैं तो हम इनको सही से जानते हैं और वो हमें पता है, हमारी डिटेल में सब कुछ मिल जाता है। चलिए देखते हैं। पालिताना गुजरात में प्राचीन श्वेतांबर जैन मंदिर, ठीक है, ये हो चुका आपका। चलिए प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा में स्थित है। इसका निर्माण गंगवशीय राजाओं ने करवाया था। सुप्रसिद्ध गोमतेश्वर की मूर्ति बेलगोला कर्नाटक में अवस्थित है। गोमतेश्वर का संबंध जैन संप्रदाय से। ऐसा माना जाता है कि गंगवंशीय राजा नरसिंह देव की रुचि स्थापत्य कला में अधिक थी। तो सभी की आपको जानकारी मिल गई। चलिए आगे चलते हैं। किसने कहा था डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है? डोडो की भांति, अभी डोडो क्या है विस्तार से इसको बाद में समझेंगे। पहले इसको जो है आप देख लीजिए, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है तो लगाइए टिक। रैमजे मैकडोनाल्ड, विंस्टन चर्चिल, क्लीमेंट एटली या फिर लॉर्ड वेवल। अब इनको जो है इनके नाम से, एटली के नाम से, चर्चिल के नाम से, पूरा नाम बहुत ही कम लोग जानते हैं। मैकडोनाल्ड तो आप लोग जानते हैं ना। चलिए देख लीजिए किसका आंसर जाएगा। इसमें जाएगा सी, क्लीमेंट एटली। एटली ने कहा था डोडो की भांति साम्राज्य दिवंगत हो चुका है। दिवंगत का मतलब तो आप जानते होंगे ना क्या होता है। चलिए आगे देखते हैं, इसके विस्तार से समझ लीजिए। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा की कि वह जून 1948 तक भारत छोड़ देंगे। ठीक है, छोड़ देंगे। इस घोषणा को प्रभावी रूप देने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन को गवर्नर जनरल बनाकर भारत भेजा गया था। इसी समय क्लीमेंट एटली ने कहा कि डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है। डोडो की भांति, ठीक है, अभी डोडो नहीं पता चला क्या है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। किसको भारतीय स्वतंत्रता क्रांति की जननी कहा जाता है? किसको भारतीय स्वतंत्रता की जननी, है ना, जननी किसको बोलते हैं हम? माता को। तो बताइए, भीकामाजी कामा को, सरोजिनी नायडू को, एनी बेसेंट को या फिर विजय लक्ष्मी पंडित को? इनमें से किसको हम स्वतंत्रता की जननी यानी कि माता जी बोलते हैं? चलिए चेक करते हैं डिटेल। पहले आंसर चेक करेंगे क्या है। 9 का आंसर सोच लिया आपने? अगर सोचा है आपने भीकाजी कामा तो बिल्कुल सही सोचा है। चलिए यहाँ पर चलते हैं हम इसकी डिटेल पर, क्यों कहते हैं इनको ऐसा।
भारतीय मूल की पारसी नागरिक मैडम भीकाजी कामा का जन्म मुंबई में हुआ था। इनको भारतीय स्वतंत्रता क्रांति की जननी भी कहा जाता है। यह क्रांतिकारी महिला थी जिन्होंने विदेश में रहकर भारतीय क्रांतिकारियों को भरपूर मदद की थी। मैडम कामा ने वंदे मातरम, मदन तलवार नामक 2 क्रांतिकारी पत्रों का प्रकाशन भी किया था। इन्होंने 22 अगस्त 1907 ईस्वी को स्टुटगार्ट जर्मनी में भारत का प्रथम तिरंगा फहराया था। ठीक है, तो इसलिए शायद इनको जननी बोला गया है ना। अगला प्रश्न है 1940 के रामगढ़ कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न। कहाँ से बनता है प्रश्न? हिस्ट्री से बनता है, पॉलिटिकल से बनता है। आपको मालूम है कि पॉलिटिकल हिस्ट्री दोनों ही सब्जेक्ट कुछ मिले जुले से होते हैं, दोनों में ही प्रश्न। वैसे तो ह्यूमैनिटीज़ के हिंदी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स ये सभी एक दूसरे से मिलते ही हैं। और जो है आप महात्मा गांधी को हिंदी में ही पढ़ते हैं, हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, सिविक्स में भी पढ़ते हैं, पॉलिटिकल में भी पढ़ते हैं, सब जगह पढ़ते हैं। तो ये इस तरह से ये क्वेश्चंस जो है मिले जुले रहते हैं। चलिए, वैसे तो लेकिन हमें तो अपनी यूनिट पर जाना ना कि हमारी यूनिट में ये प्रश्न कहाँ से बन सकता है। सोच लिया आपने आंसर? JB कृपलानी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, सैयद महमूद या फिर शौकत अली। प्रश्न क्या है? 1940 के रामगढ़ कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की है? लगाया आंसर? तो लगा लिया B, तो बहुत अच्छे। चलिए डिटेल चेक करते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। जन्म कहाँ हुआ? मक्का में हुआ था। ये भाषाविद, शिक्षाविद तथा क्रांतिकारी पत्रकार थे। हिंदू मुस्लिम एकता के मसीहा अब्दुल कलाम आज़ाद की पत्रिका अल हिलाल नामक प्रमुख रचना इंडिया विंस फ्रीडम थी। ठीक है, और 1940-45 तक भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष के पद रहे। ठीक है, उनकी पत्रिका का नाम को आपको पता चल गया कौन थी? अल हिलाल। उनकी रचना कौन सी थी? इंडियन विंस फ्रीडम। इसके बारे में तो मोस्टली स्टूडेंट जानते हैं और ये जो है एग्ज़ाम में बहुत बार आ भी चुका है प्रश्न, तो इसको अच्छे से देख लीजिए। कई सारी जानकारी आपको मिल चुकी है उनके बारे में। वो थे क्या थे? प्रथम शिक्षा मंत्री थे। उनकी पत्रिका का पता चला, उनकी रचना के बारे में पता चला, और साथ में किसने 1940 की अध्यक्षता की थी ये भी आपको मालूम हो चुका। तो क्या हुआ यहाँ पर? एक के साथ 4-5 फ्री मिल गए आपको। चलिए प्रश्न चलते हैं। किसने कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय एवं विरोध की राजनीति करने का दोष लगाया? कांग्रेस के विरुद्ध, है ना। BG तिलक ने, MA जिन्ना ने, SC बोस ने, एनी बेसेंट ने। जल्दी से आंसर सोच लीजिए किसने लगाया था कि अनुनय, विनय व विरोध की राजनीति का दोष उन पर लगाया गया था। तो इन चारों में से आपको आंसर सेट करना है। अगर आपने सेट किया है BG तिलक को तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए देख लीजिए डिटेल इसकी। भारत के बेताज बादशाह तथा हिंदू राष्ट्रवाद के पिता जैसे उपाधियों से विभूषित बाल गंगाधर तिलक का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। तिलक का विचार था कि भारत की राजनीतिक मुक्ति अनुनय एवं विनय और निवेदनों से न होकर दृढ़ कथन एवं प्रत्यक्ष कार्यवाही से ही संभव है, अतः राजनीतिक अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा। तो ये चीज़ें तो हैं। खैर वैसे तो देखो अनुनय विनय से भी बहुत चीज़ें हो सकती हैं, निवेदन से भी, परंतु कहीं कहीं हमें दृढ़ संकल्प भी करने पड़ते हैं। जैसे राम जी ने समुद्र से पहले निवेदन किया कि सूख जाओ, लेकिन वो नहीं सूखे, तो उन्होंने भी कहा था कि सामदान भेद तो दिखाना ही पड़ता है। चलिए प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न पर, 1 वर्ष के अंतर्गत स्वराज की प्राप्ति किस आंदोलन का लक्ष्य था? 1 वर्ष के अंतर्गत ही स्वराज की प्राप्ति करनी है। तो आंसर देख लीजिए इसका। पहले बाद में खिलाफत आंदोलन, गृह शासन आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। स्वराज की प्राप्ति में किस आंदोलन का लक्ष्य था या किसने ये नारा दे सकते हैं किस आंदोलन में? अगर आप लगा रहे हैं इसमें आंसर C असहयोग आंदोलन, तो बिल्कुल सही जा रहे हैं। डिटेल चेक करते हैं। 1920 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता C विजय राघवाचारी ने किया था। अधिवेशन में असहयोग आंदोलन पारित हुआ। गांधी जी ने 5 नवंबर 1920 ईस्वी को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में यह घोषणा की, 1 वर्ष में स्वराज की घोषणा होगी। गांधी जी द्वारा चला गया प्रथम जन आंदोलन सहयोग आंदोलन था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। हम फिलहाल संविधान निर्मात्री सभा में जाने के निर्णय के अलावा अन्य किसी बात से बंधे नहीं हैं। किसका कथन है? बहुत ही अच्छा कथन है, बन सकता है आपके एग्जाम में ये प्रश्न। जल्दी से देखिए, क्या मौलाना आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू,
M.A. जिन्ना या फिर सरदार पटेल। तो 13 का अगर आपने लगाया है बी तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए डिटेल चेक करते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री एवं प्रधानमंत्री के पद पर सबसे अधिक दिनों तक रहने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हम फिलहाल संविधान निर्मात्री सभा में जाने के निर्णय के अलावा अन्य किसी बात से बंधे नहीं हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पुस्तक का नाम डिस्कवरी ऑफ इंडिया है। पता है ना आपको इन्होंने इस कहाँ लिखी थी? ये जेल में रहकर लिखी थी उन्होंने ये, और वहाँ पर उन्होंने जो भी उन्होंने लिखा है बहुत अच्छा लिखा है, इसको पढ़िए, है ना। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। किस आंदोलन में वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना? वंदे मातरम सुना है ना आपने? स्वदेशी आंदोलन, चंपारण आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। उससे पहले आपको कौन सा गीत बताया गया था? अभी दूसरे क्वेश्चंस में ही आपको समझाया था उसके बारे में। अब क्या आ चुका है? वंदे मातरम के बारे में। चलिए चेक करते हैं प्रश्न का उत्तर। स्वदेशी आंदोलन, चंपारण आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो जल्दी से बताइए आंसर। सोच लिया ना? बहुत देर हो गई है, सोच लिया होगा। तो आंसर है स्वदेशी आंदोलन। डिटेल चेक करते हैं। बंगाल विभाजन के पश्चात उपजे स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन का शीर्ष गीत बना। यह आनंद मठ से लिया गया था, जिसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी थे, है ना। कितनी अच्छी जानकारी आपको मिली है। और इससे पहले सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत, प्रसिद्ध गीत आपके बताया गया। आज आप गीत के ही बारे में पढ़ रहे हैं, और ये दोनों ही गीत की जो जानकारी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जो आपको मैंने दूसरे या तीसरे प्रश्न में थी वो दी है, और अब ये दी है वंदे मातरम के बारे में। तो इसको ज़रूर नोट डाउन करें, ये एग्जाम में आपके प्रश्न बन सकता है। चलिए अगला प्रश्न। खादी के स्वतंत्रता की वर्दी किसने कहा है? खादी के स्वतंत्रता की वर्दी किसने कहा है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस। लगाइए आंसर फटाफट। अगर आप आंसर में जा रहे हैं महात्मा गांधी, क्योंकि खादी पहनने का इन्होंने ही दिया था, तो जो है यही आंसर आपका सही जा सकता है। चलिए आगे डिटेल चेक करते हैं। राष्ट्रपति के नाम से प्रसिद्ध और भारत को आज़ादी दिलाने के प्रमुख योगदान देने वाले गांधी जी ने खादी को स्वतंत्रता की वर्दी कहा। इसी के उत्प्रेरणा स्वरूप क्या हुआ? 1923 ईस्वी में खादी बोर्ड की स्थापना की गई। जरूर डाल लेना इसको अपनी कॉपी में। इसकी स्थापना कांकीनेड़ा कांग्रेस सम्मेलन में हुआ, ठीक है। 1926 ईस्वी में कांग्रेस के गुवाहाटी सम्मेलन में पहली बार कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी जानकारी, और खादी पहननी भी चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस आंदोलन में गांधी जी संबंधित नहीं थे? होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो सोचा आपने आंसर क्या लगा रहे हैं आप? अगर आपने सोचा है इसमें ए होम रूल आंदोलन, तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, ठीक है। चलिए चेक करते हैं डिटेल को। गांधी होम रूल आंदोलन से संबंधित नहीं थे। होम रूल आंदोलन एनी बेसेंट बाल गंगाधर तिलक ने मिलकर 1916 में चलाया था। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीकों से स्वशासन को प्राप्त करना था। बहुत ही उम्दा जानकारी। मैंने कहा था बने रहना वीडियो में, बहुत अच्छे प्रश्न लेकर आई हूँ आज, और मुझे लगता है आप लोगों को भी बहुत अच्छा लग रहा होगा। जो आज के प्रश्न हैं 16 तक हम आ गए हैं, और प्रश्न जो है का इंटरेस्ट ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक के बाद एक अच्छे प्रश्न आपके सामने आते जा रहे हैं, तो एक के बाद लाइक एंड शेयर भी करते रहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा? बहुत ही उम्दा प्रश्न, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। हर कंपटीशन में, आप कोई भी कंपटीशन देने जा रहे हैं वहाँ हमेशा ये सामान्य अध्ययन का प्रश्न जो है फेवरेट कह सकते हैं इसको, बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न भी कह सकते हैं, आता है। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। पहले हम देखते हैं इसके जो ऑप्शन है। लखनऊ अधिवेशन 1916, कलकत्ता अधिवेशन 1906, बनारस अधिवेशन 1905, सूरत अधिवेशन 1907। दोस्तों एक बात बता दें आपको, अगर आपको पता है कि उन्होंने कौन से शहर में ये कहा था, तो सन तो कुछ भी हो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कभी कभी एक ही शहर आ जाता है, सन अलग अलग आ जाते हैं, तो यहाँ भी दिक्कत है। तो दोनों ही तरह से आपको वैसे पता होना चाहिए। तो अभी तो फ़िलहाल हम देखते हैं आंसर।
तो क्या है? लखनऊ अधिवेशन। चलिए इसको हम डिटेल में देखते हैं। कांग्रेस की लखनऊ अधिवेशन का ऐतिहासिक महत्व इस बात में था कि इसमें कांग्रेस के नरमपंथी एवं गर्मपंथी दलों का सम्मिलित हुआ तथा मुस्लिम लीग व कांग्रेस में समझौता हुआ। बाल गंगाधर तिलक भी सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे। इस सम्मेलन में तिलक ने कहा था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे। और ये नारों के रूप में भी आता है प्रश्न, ठीक है, कि यह नारा किसने दिया। और ये पूरा नाम नहीं आता, कभी कभी बीजी तिलक करके आता है, तो इसको भी याद रखना, बीजी तिलक, ठीक है। हिंदी में आता है बीजी तिलक, ठीक है। चलिए हर तरह से इसको याद रखिए। अगला प्रश्न, नीचे घटनाक्रमों की सूची दी गई है, उन्हें तिथि के अनुसार क्रमबद्ध कीजिए। बंग भंग का निर्णय, स्वराज को कांग्रेस उद्देश्य स्वीकार करना, स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा, सूरत फूट। तो यहाँ पर जितने भी आपके ये दिए गए हैं, है ना, तो ये आपको क्या करना है? तिथि के अनुसार इनको क्रम में लगाना है, यानी कि कौन सा पहले फिर पहले फिर पहले, है ना। देख लीजिए 1 3 4 2, 1 3 2 4, 1 2 3 4, या फिर 1 2 4 3। अब देख लीजिए मैंने आपसे कहा था ना कि हम एलिमिनेट भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो इसका मतलब पहले बंग बंग का निर्णय है। उसके बाद यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो इसका मतलब या तो फिर ए बी दोनों में से एक है, या सी डी में दोनों में से एक है। तो हम चेक कैसे करेंगे कि क्या हो सकता है? तो अब हम तीसरे पर आते हैं। यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है। यह हो सकता है इसमें इसका आंसर? कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पर आंसर आपका जा रहा है यहाँ पर बी, ठीक है। 1 3 2 4, तो पहले आपका ये आएगा, उसके बाद ये आएगा, उसके बाद फिर आपका ये आएगा, और लास्ट में आपका सूरत फूट आएगा। डिटेल यहाँ पर है, इसको चेक कर लीजिए कौन से सन में कौन सा हुआ। बंग भंग का निर्णय 19 जुलाई 1905, 20 जुलाई विभाजन की घोषणा, 16 अक्टूबर को विभाजन लागू हो गया, 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी और बहिष्कार की घोषणा टाउन हॉल से किया गया, 1906 ईस्वी में स्वराज राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य घोषित किया गया, 1907 में कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में विभाजन किया गया। बहुत ही विस्तार से आपको समझाया गया है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न पर। समाचार पत्र जो दिए गए हैं इधर, और संपादक हैं इधर। तो इधर समाचार पत्र हैं आपके, उधर इनके संपादक के नाम है। हमको चेक करना है कौन सा किसके साथ है। समाचार दर्पण राजा राम मोहन राय, मिरातुल अखबार बीजी तिलक, केसरी महात्मा गांधी, यंग इंडिया मार्चमैन। अब देख लीजिए आप जो है 19 का आपके आंसर कोट में तो हम बाद में जाएंगे, पहले आपको बता देते हैं आंसर इसमें क्या जा रहा है। 19 में आपका, तो 19 में जो समाचार दर्पण के लेखक हैं ब्रिटिश जो पत्रकार थे, मार्चमैन थे। समाचार दर्पण के ये थे मार्चमैन, ठीक है। और आपका मिरातुल अखबार जो था उसके समाज सुधारक थे राजा राम मोहन राय। और केसरी जो था आपका, केसरी के लेखक थे बाल गंगाधर तिलक, यानी कि बीजी तिलक, कहाँ गए ये रहे। और यंग इंडिया लगा लीजिए आप, राष्ट्रपति महात्मा गांधी का। अब इसका हम ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से हैं, इसको अब आप मैच कर लेना ठीक से कहाँ पर ये बैठ रहा है। मैंने आंसर आपको बता दिया है किसका है। अब ए में फोर्थ कहाँ पर है, ए में फोर्थ कहाँ है चेक करिए। ए में फोर्थ यहाँ पर है, ए में फोर्थ यहाँ पर है ना। अब बी में 3 है, बी में 1 है, हमने आपको बता दिया है बी में क्या जा रहा है। बी में आपका मिरातुल कहाँ किसके उसमें, मिरातुल अखबार किसका है, अभी समझाया था आपको कौन है, समाज सुधारक राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन का है 1 नंबर पर, तो फोर्थ और 1 कहाँ है, फोर्थ 1, तो ये चला जाएगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर इसकी डिटेल है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि अच्छे से उत्तर मैंने समझा दिया है, ये डिटेल आप चेक कर लीजिए। अगला प्रश्न है मौलिक अधिकार है भारतीय संविधान ने। इस प्रश्न में आप चूक मत करना, बहुत अच्छे से ये सब मैं आपको कई बार समझा चुकी हूँ, मिला लीजिए जल्दी से। हम कूट नहीं बताएंगे, इसका सीधा सीधा आंसर आप सोचेंगे। समता का अधिकार अनुच्छेद 14-18, अनुच्छेद 25 वाक स्वतंत्रता अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 32, स्वाधानिक विचारों का अधिकार अनुच्छेद जो है आपका 19। जल्दी से बता दीजिए धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस में है, पहले आप भी को सोच लीजिए क्योंकि इसका तो सभी को पता होना चाहिए, है ना। चलिए पहले कूट देख लेते हैं, उसमें थोड़ा आसानी हो जाएगी आपको। चलिए देख लेते हैं, इसके कूट यहाँ पर हैं। पहले में 1 3 2 4, दूसरा बी 2 4 5 3, तीसरे में 1 4 2 3, फिर चौथे में 2 3 5 4।
सोच लीजिए कि आपका आंसर जाएगा इसमें। हमने आपको बता ही रखा है कि आप एलिमिनेट वगैरह सब कुछ कर सकते हो। अब यहाँ पर ए और यहाँ पर सी में 1-1 है, तो इसका मतलब आपका ए या सी सही जाएगा। यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 है, तो बी में क्या है, वाक स्वतंत्रता अधिकार है। तो ये तो अनुच्छेद 32 में जा सकता है या अनुच्छेद 19 में जा सकता है। तो अगर आप इसमें लगा रहे हैं सी तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। अब हम इसको मैच कर देते हैं। जो ए में है उसमें तो जो आपका पहला ही जाएगा, समता का अधिकार 14 और 18, और जो आपका वाक स्वतंत्रता अधिकार है वो अनुच्छेद इसमें, और धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25, संवैधानिक अनुसारों उपचारों का अधिकार किस में जा रहा है, अनुच्छेद 32। चलिए यहाँ पर इसकी डिटेल है, इसको आप चेक कर लीजिए। समता का अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 14 से 18 के बीच का उल्लेख है। वाक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 में है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। इसको जो पहली वाली लाइन है इसको ध्यान से समझिए। भाग 3 में अनुच्छेद 14 से 18, यानी कि सिर्फ एक ही अनुच्छेद में नहीं है, जब अनुच्छेद 14 से 18 है वहाँ तक का जो अधिकार है वो समानता का अधिकार है। और कौन से इसमें, संविधान के भाग 3 में। चलिए अगला प्रश्न, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है। संविधान की प्रस्तावना में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों और सिद्धांतों में, मौलिक कर्तव्यों में, नवम अनुसूची में। दोस्तों ज़्यादा प्रश्न करना मैटर नहीं करता, प्रश्न मैटर करते हैं कि आपने प्रश्नों को कितने अच्छे से किया है। चाहे प्रश्न आप कम करें, लेकिन अगर आप उन्हीं प्रश्नों को बहुत अच्छे से समझ कर करते हैं, उनके डिटेल को अच्छे से चेक करके करते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपके दिमाग में वो आंसर बहुत समय तक बने रहते हैं और आप फटाफट चाहे 1500 प्रश्न एक दिन में कर लिए, एक वीडियो में आप चाहे 200 कर लीजिए, लेकिन उन 200 में से अगर आप एक भी याद ना रखें तो वो आपके लिए आने वाले टाइम में जब आप अटैम्प्ट करने बैठेंगे वो ख़तरनाक हो सकती है चीज़। लेकिन आप प्रश्नों को अगर आराम से करेंगे और अच्छे से समझ के करेंगे तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल रहेगी। एग्ज़ाम में तो रहेगी आपके लिए वो फ़ायदेमंद, लेकिन एग्ज़ाम के बाद भी आप उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। चलिए बताइए, संविधान की प्रस्तावना में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, मौलिक कर्तव्य, नवम अनुसूची में क्या पूछा है। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा को प्रोत्साहन कब दिया गया है। तो अगर इसमें बी आपने लगाया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, तो चेक करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद, मैंने अभी आपको बताया था ना, 36, 51, तो ये सब जितने भी होते हैं इसके बीच के तक किया गया है। इसकी प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से मिली है, परंतु इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, अर्थात इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। अनुच्छेद 91 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि है। ठीक है, बहुत ही अच्छी जानकारी कहना चाहिए, नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। पंचायती राज की अनुशंसा की गई है 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, 1942 के क्रिप्स मिशन द्वारा, 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा, बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट जो है 1957 के द्वारा। ये वाला प्रश्न मुझे लगता है बहुत ही, मेरा तो फेवरेट बन चुका है, आप लोगों का बन जाना चाहिए, क्योंकि हर वीडियो में ये प्रश्न मैं लेकर आ ही जाती हूँ। तो अगर आपने इसका उत्तर लगाया है डी तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। चलिए डिटेल चेक करते हैं। लॉर्ड रिपन 1882 के संकल्प स्थानीय स्वशासन के लिए मेग्ना कार्टा का हैसियत रखता है। स्थानीय स्वशासन से ही पंचायती राज का जन्म हुआ। सर्वप्रथम पंचायती राज की अनुशंसा 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। पंचायती राज का शुभारंभ स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले से किया था। तो ये जो जानकारी है ना आपके लिए बहुत ही है, अच्छी जानकारी है, हर बार इसको आप याद रखिए। चलिए आगे चलते हैं। निम्न व्यक्तियों पर विचार करना है, यहाँ पर कथन है और यहाँ पर कारण है। देख लीजिए इसको, कथन और कारण को। भारतीय नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षित करने में सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा बढ़िया स्थिति है। सर्वोच्च न्यायालय में केवल मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए परमादेश जारी कर सकता है। तो यहाँ कथन है, यहाँ पर कारण है। देख लीजिए कूट कौन सा आपका सही जा रहा है। ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। सोच लीजिए आंसर इसका आप क्या सोच रहे हैं।
अगर आपने सोचा है ए तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, इसका उत्तर आपका ए होगा। चलिए डिटेल चेक करते हैं, क्या है डिटेल। भारतीय नागरिकता के अधिकारों को सुरक्षित करने में सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा बढ़िया स्थिति में है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए ही परमादेश जारी कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान का रक्षक कहा जाता है। संविधान का उल्लेख अनुच्छेद जो है 200 कहाँ रह गए हम, हाँ, अनुच्छेद 124 में किया गया है, जबकि उच्च न्यायालय का अनुच्छेद 214 में किया गया है। अनुच्छेद 32 के तहत जहां सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों के संबंध में रिट जारी करने की अधिकारिता है, वहीं उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकार के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी रिट जारी कर सकता है। तो इसके संबंध में आपको संपूर्ण जानकारी यहाँ पर प्राप्त हो चुकी है। इसको नोट डाउन जरूर करें। सारे अनुच्छेद में जो भी इसमें दिया गया है सब इसको नोट डाउन करके रखिए, कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है, देख लीजिए, फिर आ जाएगा, आ गया आपका पंचायती राज। कृषि उत्पादन को बढ़ाना, रोजगार सृजित को बढ़ाना, जनता की राजनीतिक रूप से जागरूक बनाना, जनता को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना। तो अगर आपने आंसर देख लिया है तो, नहीं देखा है तो बता देते हैं, डी, जनता को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना। यहाँ पर डिटेल है, इसको आप चेक कर सकते हैं। पंचायती राज के बारे में यहाँ पर सारी डिटेल है, इसको पढ़ लीजिए आराम से। चलिए यहाँ पर से नोट डाउन भी कर सकते हैं अच्छे पॉइंट्स आप। लास्ट प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाही में सम्मिलित होने एवं किसी भी संसदीय समिति का सदस्य होने का अधिकार तो है, परंतु उनमें वोट देने का अधिकार नहीं है। मतलब अधिकार सब दिए गए हैं, लेकिन एक अधिकार उनसे खत्म कर दिया गया। तो वह कौन है? भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष, भारत के महान्यायवादी। किसको? जल्दी से बताइए किसको। तो अगर आपने आंसर लगाया डी, भारत के महान्यायवादी को, तो बिल्कुल सही है। उनको ये अधिकार है कि संसद के दोनों सदन में बोल सकते हैं, कार्यवाही में भी सम्मिलित हो सकते हैं, संसदीय समिति के सदस्य होने का भी अधिकार है, लेकिन उनको वोट देने का अधिकार नहीं है। तो देख लीजिए इनके जो अधिकार हैं, बहुत अच्छे से इस प्रश्न को पढ़ लीजिए। ये प्रश्न आपका एग्जाम में मैं 95 श्योर हूँ कि बन सकता है। तो यहाँ पर आपके प्रश्न खत्म होते हैं। आज आपका 26 हम आपके लिए नहीं लेकर आए हैं, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं लेकर आते हैं आपके लिए जो है सोचने के लिए। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो सारे ही प्रश्न बहुत ही अच्छे थे, 1 से लेकर 25 तक। तो लाइक एंड शेयर तो करते रहिए और हिंदी मिरर के साथ जुड़े रहिए। जो आज ही दोस्त अभी तक अगर उन्होंने बटन को नहीं दबाया है तो दबा कर जाइए, क्योंकि आपको नई वीडियो के नोटिफिकेशन तभी प्राप्त करेंगे। और लाइक एंड शेयर करते रहिए, हिंदी मिरर के साथ ऐसे ही जुड़े